नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में मैं इतिहास अध्यापक सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। आज मैं बीए तृतीय वर्ष का वो प्रकरण लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ जो परीक्षा में अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। यहाँ से प्रश्न परीक्षा के अंदर जरूर पूछा जाता है कि राजा मान सिंह की उपलब्धियों के बारे में वर्णन करो। इस प्रकरण को पढ़ने से पहले एक ऐसा मोटिवेशन कोड आपके समक्ष रखूंगा, न कि आपको ऊर्जावान बनाएगा, लेकिन आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर लाएगा। सुनिएगा, सब कुछ किस्मत में नहीं है। अरे सब कुछ किस्मत में नहीं है, कुछ चीजों के लिए काबिल बनना पड़ता है। सब कुछ किस्मत में नहीं है, किस चीजों के लिए काबिल बनना पड़ता है। और भी बहुत सारी बातें हैं। दिल लगाना है तो किताबों से लगाइए। अरे दिल लगाना है तो किताबों से लगाइए। अगर वो बेवफा निकली तो आपको कुछ बना के निकलेगी। अगर वो बेवफा निकली तो कुछ बना के ही निकलेगी। आपको किताबों से दिल लगाना है, और जो विद्यार्थी किताबों से दिल लगाएगा तो एक जरूर वो महाविद्यालय टॉप करेगा। आइए राजा मान सिंह के बारे में अध्ययन करें। जैसे राजा मान सिंह के समय और टाइम पीरियड की बात करें तो उसका टाइम पीरियड है वो 1589 से लगाकर 1614 ईस्वी तक राजा मान सिंह का टाइम पीरियड रहता है। राजा मान सिंह मात्र 12 वर्ष की आयु में दिल्ली के बादशाह अकबर की शरण में चला जाता है 1562 में। वो 1562 से 1614 ईस्वी तक मुगलों की खूब सेवा करता है। इस दौरान वो दो बादशाहों की सेवा करता है, पहला अकबर, दूसरा उसका बेटा जहांगीर के सेवा में रहता है। वो उनकी शरण में रहते हुए उत्तरोत्तर वृद्धि करता हुआ उच्च श्रेणी तक प्राप्त करता है। यहाँ तक देखा जाए कि वो मुगल सेवा में सबसे ज्यादा मनसबदार के पद पर पहुंचता है, और उसकी मनसबदारी अकबर के समय में 7000 की मनसबदारी प्राप्त करता है। अकबर राजा मान सिंह से इतना प्रसन्न होता है कि उसको फरजंद और मिर्जा राजा की उपाधि से नवाजा जाता है राजा मान सिंह को। राजा मान सिंह एक कुशल प्रशासक था, युद्ध कला में निपुण था, अच्छा साहित्यकार भी था, अच्छा स्थापत्य कला में भी उसको अच्छी रुचि थी। उसने जीवन काल के अंतर्गत बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवा दिया। उदाहरण की बात करें, शीला देवी का मंदिर है, भवानी शंकर का मंदिर है, महादेव जी का मंदिर है, वृंदावन में राधा गोविंद जी का मंदिर, ऐसे बहुत सारे उन्होंने मंदिर भी बनवाए। जैसे हम बात करें, उन्होंने मानपुर और अकबर नगर नामक नगरों की स्थापना की थी। अटक का किला भी उन्होंने बनाया था। उन्होंने जीवन काल के अंदर बहुत सारे कार्य किए। ये कार्य करते हुए अपने इस अकबर के शासनकाल में रहते हुए कई जगहों का उसको सूबेदार भी नियुक्त किया गया था। बात करें 1589 के बाद में उनके अगर बात करें तो ये वास्तविक विधिवत रूप से आमेर के शासक बने थे। उनके सूबेदार की बात करें तो वो काबुल के सूबेदार रहे थे 1585 में। इसके बाद में वो बिहार के सूबेदार पर अपनी अहम भूमिका अदा करते हैं, तब उसका टाइम पीरियड था 1587। और इसके बाद में वो अंतिम रूप से बंगाल के सूबेदार बनते हैं। बंगाल के सूबेदार बने तब उसका जो टाइम पीरियड था 1594 ईस्वी। फिर वो अंतिम रूप से वो दक्षिण भारत के सूबेदार नियुक्त किए जाते हैं, और दक्षिण भारत के सूबेदार रहते हुए एक समय है 6 जुलाई 1614 ईस्वी को वो हम सभी को छोड़कर भगवान को प्यारे हो जाते हैं, इतिहास में अमर हो जाते हैं। इसलिए उनका नाम आज स्वर्ण अक्षरों से लिया जाता है। चलिए, अमर सिंह जी का जो देहांत हुआ था वो महाराष्ट्र के एलिसपुरा नामक स्थान पर हुआ था। अगर उनके छत्री की बात करें कि राजा मान सिंह की छत्री कहाँ है, तो आप सीधा इसका उत्तर लिखेंगे हाड़ीपुर में उनकी मान सिंह की क्या है छत्री बनी हुई है। तो ये भी आप याद रखने लायक प्रश्न है
चलिएगा, राजा मानसिंह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ, विधिवत रूप से भी राज्याभिषेक हुआ। आइए, अकबर के दरबार में रहते हुए मानसिंह अकबर की साथ में कहां कहां पर अपनी भूमिका निभाते हैं, किन किन अभियान में अपनी भूमिका निभाते हुए ख्याति अर्जित करते हैं, किन किन राज्यों को परास्त करने में अकबर का सहयोग देते हैं। ये प्रश्न परीक्षा में आए तो आप किस तरीके से लिखिएगा, एक एक बिंदु पर बात करेंगे। इसके लिए आपको इस वीडियो में मेरे साथ बना रहना ही पड़ेगा। आइए आप जुड़िए एक इतिहास अध्यापक एनपी सिंह से। चलिएगा, ये है अपन चलते हैं अभी अपने इस टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो टॉपिक के चलिएगा, उनका जो पहला जो बिंदु है वो है आप रणथंबोर पर आक्रमण। राजा मानसिंह अकबर की शरण में चले गए थे और जैसे ही वो अकबर के शरण में चले गए उस समय अकबर का रणथंबोर के उस समय शासक थे सुरजनहाड़ा। कौन थे? सुरजनहाड़ा। ध्यान रखेंगे, सुरजनहाड़ा रणथंबोर के शासक थे। बादशाह अकबर ने 1569 ईस्वी को मानसिंह के पिता भगवंत सिंह और मानसिंह को रणथंबोर के शासक सुरजनहाड़ा को पराजित करने के लिए विशाल सेना देकर भेजा। उनको इसलिए भेजा क्योंकि आमेर और दिल्ली के बीच में पड़ता था रणथंबोर, जिसको बादशाह अकबर अपने अधीन लेना चाहते थे। तो भगवंत दास और मानसिंह ने 1569 ईस्वी को सुरजनहाड़ा के ऊपर अटैक किया, जिसमें सुरजनहाड़ा पराजित होता है। क्या होता है? पराजित, यानी हार जाता है। पराजित, सुरजनहाड़ा क्या हो जाता है? हार जाता है, पराजित हो जाता है। सुरजनहाड़ा पराजित होने के बाद वो मुगलों की अधीनता स्वीकार करता है और इस रणथंबोर के अभियान में राजा मानसिंह का उल्लेखनीय योगदान रहा, जिससे बादशाह अकबर मानसिंह के ऊपर बहुत अधिक प्रसन्न हो गए। दूसरे अटैक की बात करें वो है, सीधा हम चलेंगे, रणथंबोर पर अटैक किया 1569 में। बादशाह अकबर ने भगवंत सिंह और मान सिंह के नेतृत्व में एक विशाल सेना सुरजनहाड़ा के ऊपर अटैक करने के लिए भेजी थी। सुरजनहाड़ा पराजित होता है और मुगलों की अधीनता स्वीकार करता है। चलिएगा अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अगला बिंदु है गुजरात की विजय। गुजरात की विजय। तो गुजरात के उस समय जो कौन से शासक हुए थे गुजरात, बात है 1572 की। 1572 में बादशाह अकबर स्वयं अपनी एक सेना लेकर गुजरात के शासक, उस समय गुजरात के शासक थे इब्राहिम। क्या थे? इब्राहिम। कई बार बादशाह अकबर ने इब्राहिम को समझाने का प्रयास किया, तुम हमारे साथ आत्मसमर्पण करो, हम तुम्हारे राज्य गुजरात को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन इब्राहिम खां मानने वाला नहीं था। तो अकबर ने राजा मान सिंह को साथ में लेकर 1572 ईस्वी में गुजरात के शासक इब्राहिम के ऊपर अटैक करते हैं। इन दोनों की इतनी लंबी सेना देखकर पहले तो देखा जाता है कि इब्राहिम इन सेना को देखकर बहुत अधिक यानी डर गया था, लेकिन फिर भी उसके ऊपर युद्ध होता है दोनों के मध्य। जो ये युद्ध होता है गुजरात उनके, तो उसको इतिहास में सरनाल का युद्ध कहते हैं। सरनाल का युद्ध कब हुआ था? 1572 में। किसके मध्य हुआ था? गुजरात के शासक इब्राहिम और दूसरे जो उनके शासक थे अकबर के बीच में, जिसमें इब्राहिम पराजित हो जाता है और युद्ध भूमि से भाग जाता है अपनी जान बचाकर भागना पड़ा था भाई इब्राहिम को।
गुजरात के शासक थे, अगर पहले उनकी बात मान लेता तो उनको यहाँ तक युद्ध नहीं करना पड़ता। चलिएगा, 2 राज्यों पर अटैक, 1569 में रणथंबोर और 1572 की बात करें तो 72 में गुजरात पर विजय हो गई। चलिएगा अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। हम अगला बिंदु आपसे जोड़ने का प्रयास करेंगे। अगला बिंदु में उसमें क्या हो गया है, चलो जुलाई 15, ये है डूंगरपुर की विजय। किसकी विजय है? डूंगरपुर की विजय। डूंगरपुर की विजय की बात करेंगे अपन। देखो डूंगरपुर, उस समय जो डूंगरपुर में एक राजा विराजते थे, एक राजा साहब थे जिसका नाम था आशकरण। क्या नाम था? आशकरण। बड़ा प्यारा नाम है, आशकरण का नाम आपने कई बार सुना है। और यहां पर दिल्ली के बादशाह थे अकबर। अकबर ने कई बार आशकरण को समझाया कि तुम हमारे सामने आत्मसमर्पण करो, हमारे अधीन रहो, समय पर कर व टैक्स दिया करो, हम तुम्हारे राज्य को किसी प्रकार से हड़पेंगे नहीं। समय पर टैक्स देंगे तो हम तुम्हारे राज्य को किसी प्रकार से हड़पेंगे नहीं। लेकिन आशकरण मानने वाला नहीं था, मैं किसी की अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं। तो अकबर ने एक दिन मान सिंह को साथ में मान सिंह से कहा कि तुम डूंगरपुर जाना और डूंगरपुर के शासक आशकरण के ऊपर करना आक्रमण। क्या करना? आक्रमण। किसके ऊपर करना है? आशकरण के ऊपर। तो जब उन्होंने उस पर आक्रमण किया, तब उसका टाइम पीरियड था 1573 ईस्वी को। मान सिंह ने डूंगरपुर के शासक आशकरण के ऊपर आक्रमण किया, अटैक किया, जिसमें आशकरण पराजित हो जाता है और अंतिम रूप से वो मुगलों के सामने करता है आत्मसमर्पण। तो अगर पहले ही कर देता तो इतना युद्ध तो नहीं होता, लेकिन बाद में भी तो उसको आत्मसमर्पण करना पड़ा। तो ये अपनी कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा, अपना नोट्स बनाइए। आपकी परीक्षा में जरूर यहाँ से सवाल बनेंगे। इसके लिए आपको केवल मेरे ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि ये दुनिया है वो विश्वास पर टिकी हुई है। चलिएगा, बिना समय गवाए हम सीधा आपको अगले बिंदु की ओर बढ़ेंगे। तो देखो, ये अपना अगला बिंदु है महाराणा प्रताप से भेंट। चलिएगा, राजा मान सिंह की महाराणा प्रताप से कब भेंट होती है? चलिए, महाराणा प्रताप से भेंट, महाराणा प्रताप से भेंट। चलो, प्रताप सिंह से भेंट करवाते हैं मान सिंह की। किसकी भेंट करवाएंगे? मान सिंह की। एक दिन बादशाह अकबर ने राजा मान सिंह को 1573 में महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजा, दूत मंडल 2 के रूप में। दूसरे दूत मंडल में राजा मान सिंह ने अपनी भूमिका निभाई थी, समझाने के लिए भेजा। उदयपुर में दोनों के मध्य भेंट हुई थी। कहां पर हुई थी उनकी भेंट? उदयपुर में। और जब वो ये महाराणा प्रताप को समझाने के लिए मान सिंह गए, तब उसका टाइम पीरियड कितना था? 1573 ईस्वी में। कब गए थे? 1573 में वो उनको समझाने के लिए वो वहां पर गए थे, उदयपुर में भेंट हो गई। मान सिंह ने महाराणा प्रताप को खूब समझाने का प्रयास किया कि देख भाई, मैं भी तुम्हारी तरह एक राजपूत योद्धा हूं, अपन दोनों भाई हैं, लड़ाई झगड़े में कुछ भी नहीं रखा है। देख, तुम्हारे दादाजी ने भी, हमारे दादाजी राणा संग्राम सिंह हुआ करते थे, उन्होंने भी बाबर के साथ में मुठभेड़ की, युद्ध किया, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। तो आप ऐसे करते हो, बादशाह अकबर की शरण में आ जाओ, तो बादशाह अकबर आपको अधिक मान सम्मान देंगे। लेकिन उसने, महाराणा प्रताप ने उनकी अधीनता स्वीकार करने से बिल्कुल मना कर दिया। अधीनता स्वीकार करने से बिल्कुल मना कर दिया कि मैं बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा, चाहे भूखा मर जाऊंगा, जमीन पर लेट जाऊंगा, घास फूस की रोटी खा लूंगा, लेकिन मुगलों के सामने आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। इस तरह की उन्होंने मान सिंह से बात कही। लेकिन अंतिम रूप से जब उनको सफलता नहीं मिली, तो राजा मान सिंह को खाली हाथ पुनः बादशाह अकबर के पास लौटना पड़ा। तो जब उसको समझाने के लिए आए, 1573 में भेंट हुई थी उदयपुर में महाराणा प्रताप के साथ में। ये ध्यान रखना है, जैसे ही एक एक बिंदु पर अपन बात करेंगे। चलिएगा, दूसरे अगर बिंदु की बात करें तो वो है
दाऊद खां के विद्रोह का दमन, दाऊद खां के विद्रोह का दमन। ये दाऊद खां कौन था? दाऊद खां के विद्रोह का दमन, दाऊद खां के विद्रोह का दमन। ये दाऊद खां कौन था? दाऊद खां के विद्रोह का दमन। चलिएगा दाऊद खां के विद्रोह का अपन दमन करवाते हैं। चलिएगा इसका जो टाइम पीरियड की अगर बात करें, दाऊद खां के विद्रोह का दमन 1574 में, 1574 ईस्वी की बात है। दाऊद खां उस समय बंगाल, बिहार, उड़ीसा का शासक हुआ करता था। तो बादशाह अकबर ने मान सिंह के नेतृत्व में दाऊद खां का दमन करने के लिए एक विशाल सेना भेजी। वो भेजी थी 1574 में। किसने? अकबर ने राजा मान सिंह को एक विशाल सेना देकर दाऊद खां के विद्रोह भेजा। ये दाऊद खां थे। दाऊद खां ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा के शासक हुआ करते थे। ये सेना, अकबर की सेना इसके ऊपर आक्रमण करती है, अटैक करती है। क्या करती है? आक्रमण करती है। आक्रमण करने के बाद दाऊद खां पराजित हो जाता है और मुगलों के अधीन आ जाता है। पराजित हो जाता है, क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है, मुगलों के अधीन आ जाता है। और इस दाऊद खां के विद्रोह के दमन में राजा मान सिंह का उल्लेखनीय योगदान रहता है, अच्छा योगदान रहता है, जिसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा नामक जो जगह थी उस पर दाऊद खां का अधिकार था। दाऊद खां को पराजित किया, उसे मुगलों की अधीनता स्वीकार करने में राजा मान सिंह ने अपनी अहम भूमिका अदा की थी। तो इसको भी आप अच्छी तरह से याद कीजिएगा। जब उन्होंने दाऊद खां पर अटैक किया था तब टाइम पीरियड था 1574 ईस्वी। तो उस समय उनके जो सेनापति थे अकबर, मान सिंह के नेतृत्व में उन्होंने दाऊद खां के ऊपर आक्रमण किया था। अगला बिंदु की ओर हम बढ़ते हैं। राजा मान सिंह का महाराणा प्रताप से होता है एक ऐतिहासिक युद्ध जो इतिहास में प्रसिद्ध है। चलिए, महाराणा प्रताप और मान सिंह की टक्कर, भिड़त। महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक थे। महाराणा प्रताप एवं मान सिंह। चलिएगा, महाराणा प्रताप एवं मान सिंह। महाराणा प्रताप वर्सेस मान सिंह के मध्य, अकबर के सेनापति मान सिंह के मध्य एक युद्ध हुआ जिसे इतिहास में हल्दी घाटी का युद्ध कहते हैं। कौन सा युद्ध कहते हैं? हल्दी घाटी का युद्ध कहते हैं। हल्दी घाटी है वो राजस्थान के राजसमंद जिले के अंतर्गत स्थित है, जिसको रक्त तलाई के नाम से भी जाना जाता है। ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस हल्दी घाटी के युद्ध में 2 डेट मिलती हैं। अगर एक इतिहासकार है जिसका नाम है गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो 21 जून 1576 ईस्वी को लड़ा गया था। ये गोपीनाथ शर्मा कहते हैं। अगर बात करें एनसीईआरटी के अनुसार बात करें तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को लड़ा गया। ये एनसीईआरटी कहती है। इस युद्ध के अंतर्गत महाराणा प्रताप की हार होती है और अकबर के सेनापति मान सिंह की विजय होती है। इस युद्ध में राजा मान सिंह की विजय तो हुई, लेकिन मान सिंह का जो सपना था, अकबर का सपना पूरा नहीं होता है। कि अकबर ने राजा मान सिंह से कहा था कि तुम प्रताप को जिंदा या मुर्दा पकड़कर मेरे पास में लेकर आना, लेकिन राजा मान सिंह इस दोनों शर्तों में नाकामयाब होता है, जिससे बादशाह अकबर राजा मान सिंह के ऊपर अत्यधिक नाराज हो जाते हैं, उनका मान सम्मान में कमी कर देते हैं, मनसबदारी व्यवस्था में भी कमी करते हैं।
चलिएगा, ये हल्दी घाटी का युद्ध है, ज़्यादा उस पर बात और चर्चा नहीं करेंगे, अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। चलिएगा, जो अगला हमारा बिंदु रहेगा काबुल के सूबेदार के रूप में राजा मान सिंह की भूमिका। काबुल का सूबेदार, काबुल का सूबेदार, सूबेदार, चलिएगा, काबुल के सूबेदार के रूप में मान सिंह काबुल का जो सूबेदार है 1585 ईस्वी के अंतर्गत मान सिंह को काबुल का सूबेदार बनाया गया। इससे पहले हम पूर्व की बात करें तो काबुल पर एक शासक राज करता था। काबुल पर एक शासक यानी राज था जिसका नाम है मिर्जा हकीम। क्या नाम था? मिर्जा हकीम। कई बार राजा मान सिंह और अकबर ने मिर्जा हकीम को समझाने का प्रयास किया, आप मेरे अधीन आ जाओ, लेकिन मिर्जा हकीम मानने को तैयार नहीं था। तो एक डेट है 1580 ईस्वी को मान सिंह और यूसुफ खां, मान सिंह और यूसुफ खां, ध्यान रखियो, लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो तो आप सुधार जरूर कीजिएगा। मान सिंह और यूसुफ खां के नेतृत्व में 1580 में अकबर ने एक सेना मिर्जा हकीम के विरुद्ध भेजी, जिसमें मिर्जा हकीम का एक सेनापति था जिसका नाम था शाह दमन। क्या नाम था? शाह दमन। शाह दमन लड़ता हुआ मौत के घाट उतार दिया गया, मौत हो गई, यानी मौत के घाट उतार दिया गया राजा मान सिंह और यूसुफ खां के द्वारा। जब ये बात मिर्जा हकीम को पता चली तो मिर्जा हकीम पंजाब की ओर निकल गया और पंजाब पर अटैक करने का मानस बनाया, लेकिन वहां भी उसको सफलता हाथ में नहीं लगी। अंतिम रूप से मिर्जा हकीम पराजित हो जाता है। तो अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो 1581 ईस्वी में अपन बात करेंगे, 1581 ईस्वी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 1581 ईस्वी के अंतर्गत 10 अगस्त 1581 में काबुल के दुर्ग पर मान सिंह का अधिकार हो जाता है। क्या हो जाता है? 1581 के अंतर्गत 1581 में काबुल पर उसका अधिकार हो गया। 1585 ईस्वी के अंतर्गत काबुल के मिर्जा हकीम की मौत हो जाती है। जैसे ही 1585 में काबुल के शासक मिर्जा हकीम की मौत हो गई और मृत्यु हो जाने के बाद अकबर ने राजा मान सिंह को वहां का सूबेदार नियुक्त किया। क्या किया? मान सिंह को वहां का सूबेदार। इस काबुल में रहते हुए राजा मान सिंह ने वहां शांति व्यवस्था स्थापित की, वहां सुशासन स्थापित किया, वहां के जो विद्रोही थे यूसुफजाइयों को दमन किया और वहां पर उन्होंने अपनी बहुत अत्यधिक लोग उनसे बहुत अधिक प्रसन्न थे। इसके बाद में बादशाह अकबर उनका करवाते स्थानांतरण, और स्थानांतरण करवाते हैं बिहार में। कहां पर स्थानांतरण करवाया? बिहार में। 1585 में बादशाह अकबर ने मान सिंह को काबुल का सूबेदार बनाया। वहां पर रहते हुए उसने काबुल में शांति व्यवस्था एवं सुशासन स्थापित किया और बाद में 1587 में बादशाह अकबर उसका स्थानांतरण बिहार के अंतर्गत करते हैं और बिहार के सूबेदारी के रूप में मान सिंह ने कैसी अपनी भूमिका अदा की, चलिएगा। तो ध्यान रखना, मिर्जा हकीम परास्त हो जाता है, मुगलों के सामने आत्मसमर्पण करता है। 1585 में मिर्जा हकीम की मौत हो जाती है। मान सिंह यूसुफ खां के नेतृत्व में काबुल पर एक सेना भेजी जाती है जिसमें मिर्जा हकीम आत्मसमर्पण करता है, अकबर के सामने झुकता है, लेकिन 1585 में उसकी मौत हो जाने के बाद में काबुल का सूबेदार बनता है राजा मान सिंह। चलिएगा अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। बिहार का सूबेदार के रूप में, बिहार का सूबेदार, बिहार का सूबेदार राजा मान सिंह है। वो 1587 ईस्वी के अंतर्गत बिहार के सूबेदार बने।
जैसे ही वो बिहार के सूबेदार बने, बिहार में आते ही उन्होंने कई विद्रोही, बिहार के अंतर्गत कई विद्रोही थे, इन विद्रोहियों का उन्होंने दमन कर दिया। विद्रोही थे, बिहार में आते ही उसने सबसे पहले तो विद्रोहियों का दमन करना शुरू कर दिया, दमन कर दिया। जैसे ही वो विद्रोहियों का सफाया करने में लगे होते, उसी समय जब बिहार में रहते उसको उस समय उनको बहुत बड़ा धक्का लगा कि उसके पिता भगवंत दास की मौत हो गई। क्या हो गई? भगवंत दास की मृत्यु हो गई। और भगवंत दास की मृत्यु हुई थी 1589 के अंतर्गत। 1589 में राजा भगवंत दास की मौत हो गई। मृत्यु हो जाने के बाद में राजा मान सिंह बिहार से सीधे चले गए आमेर में 1589 में उनका विधिवत रूप से, लीगल रूप से राज्याभिषेक हुआ। राजा मान सिंह का राज्याभिषेक कब हुआ? 1589 में आमेर में। लीगल रूप से, वास्तविक रूप से, विधिवत रूप से उनका क्या हो गया? राज्याभिषेक। उनका राज्याभिषेक हुआ। उस समय दिल्ली के बादशाह अकबर भी मौजूद थे और इस अकबर ने उस समय राजा मान सिंह को 5000 के मनसबदार से नवाजा गया और साथ में उनको राजा की उपाधि दी गई। ध्यान रखियो, राजा की उपाधि। बिहार के सूबेदार के रूप में रहते हुए उनको 5000 की मनसबदारी दी गई थी और राजा की उपाधि बादशाह अकबर के द्वारा दी गई थी। बहुत बार ये कंपटीशन एग्जाम में आया है, ध्यान रखना। उसका राज्याभिषेक लीगल और विधिवत रूप से 1589 में हुआ था, तो ये ध्यान रखना। आमेर के अंतर्गत राजा मान सिंह का 2 बार राज्याभिषेक होता है। चलिएगा हम अगले बिंदु की, ये बिहार के राज्याभिषेक हुआ। इसके बाद में आमेर राज्याभिषेक होने के बाद पुनः बिहार में जाते हैं और बाद में बिहार के कई विद्रोही थे उनका दमन करना प्रारंभ करते हैं। चलिएगा, बिहार का एक शासक था, गिदौर का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? गिदौर के शासक का नाम था पूर्णमल। क्या नाम था? पूर्णमल। कई बार पूर्णमल को समझाने का प्रयास किया, लेकिन पूर्णमल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। तो राजा मान सिंह ने पूर्णमल को परास्त करके मुगल साम्राज्य के अंतर्गत गिदौर को मिलाया। इसके बाद में 1590 ईस्वी की बात है। 1590 ईस्वी में उन्होंने खड़गपुर, बिहार में एक खड़गपुर था, खड़गपुर के शासक थे जिसका नाम था संग्राम सिंह को पराजित किया और खड़गपुर राज्यों को मुगल साम्राज्य के अंतर्गत मिलाया गया। ध्यान रखना। फिर इसके बाद में वो हाड़ीपुर के शासक एक हुआ करते थे, ये भी मुगल अधीनता मानने के लिए तैयार नहीं थे, जिनका नाम था गणपत। क्या नाम था? गणपत के ऊपर अटैक कर दिया, हाड़ीपुर पर अपना अधिकार हो गया और गणपत जान बचाकर युद्ध भूमि से भाग गया था। तो ये ध्यान रखिए, 3-4 शासकों को उन्होंने परास्त किया था इस बिहार की सूबेदारी के ऊपर रहते हुए। इस बिहार में इन राज्यों पर अधिकार करने के बाद में इन राज्यों से इतना धन मान सिंह को प्राप्त हुआ कि उसने 54 हाथियों पर इस धन को लाद कर बादशाह अकबर के पास पहुंचाते। उस समय बादशाह अकबर लाहौर में विराजते थे। कहां पर विराजते थे? लाहौर उस समय विराजते थे। 54 बिहार में बादशाह मान सिंह को इतना धन प्राप्त हुआ कि उसने 54 हाथियों पर लाद कर यह धन बादशाह अकबर के पास लाहौर में भिजवा दिया गया। चलिएगा, ये बिहार 1587 में राजा मान सिंह बिहार के सूबेदार बनते हैं। तो उस समय उन्होंने बिहार के कई विद्रोहियों का दमन कर दिया। उसमें प्रमुख रूप से विद्रोहियों में नाम आता है गिदौर के शासक पूर्णमल, खड़गपुर के शासक संग्राम सिंह और हाड़ीपुर के शासक गणपत को पराजित करने के बाद यहाँ से उसे अतुल धन संपत्ति प्राप्त हुई और 54 हाथियों के ऊपर लाद कर उसे बादशाह अकबर की राजधानी लाहौर में उसको भेज दिया गया। चलिएगा, यह थी हमारे बिहार की सूबेदारी में मान सिंह की अहम भूमिका। इसको अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। आप
तो बहुत अच्छे नंबर आने की पूरी संभावना रहेगी। हमारे कई ऐसे विद्यार्थी भी हैं जिसने 100 में से 98 नंबर भी प्राप्त किए हैं। तो आप हमारे साथ अंतिम समय तक बने रहे। आइए, राजा मान सिंह ने काबुल बिहार पर तो अपनी सूबेदारी निभाई, फिर इसके बाद में अकबर उसका ट्रांसफर करते हैं, वो सीधा हम आपको बंगाल की ओर ले जाएंगे। चलिएगा, बंगाल का सूबेदार, बंगाल का सूबेदार, बंगाल का सूबेदार, बंगाल का सूबेदार। चलिएगा, बंगाल का सूबेदार के रूप में बात करें राजा मान सिंह, बंगाल का सूबेदार कब बने थे मान सिंह? राजा मान सिंह 1594 ईस्वी के अंतर्गत बंगाल के सूबेदार बने। कितने बने? 1594 ईस्वी को ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजा मान सिंह 1594 में बंगाल के। उस समय जो बंगाल के जो शासक विराजते थे, शासक सुल्तान हुआ करते थे, सूबेदार हुआ करते थे, वो थे, अपन इसकी बात करें तो वो बंगाल के उस समय सूबेदार थे ईसा का सुलेमान खां। ईसा खां दूसरे का नाम था सुलेमान खां। सुलेमान खां। राजा मान सिंह ने 1594 को ईसा खां और सुलेमान खां को पराजित किया, विद्रोह का दमन कर दिया। किसको? पराजित करके उन्होंने पराजित किया और उनको आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। बंगाल के सूबेदार रहते हुए राजा मान सिंह ने, बंगाल है, उस समय बंगाल के एक शासक हुआ करते थे जिनका नाम है लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण है, वो मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। कई बार लक्ष्मी नारायण को बादशाह अकबर ने कहा गया, आप मेरी अधीनता स्वीकार करो, हम आप समय पर कर व टैक्स देना, हम तुम्हारे राज्य को किसी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाएंगे। तो बादशाह मान सिंह ने इस लक्ष्मी नारायण के ऊपर अटैक कर दिया। लक्ष्मी नारायण इस सेना को देखकर घबरा गया और उसने अपनी बहन की शादी अबला देवी, क्या नाम था? अबला देवी, बंगाल की रानी अबला देवी, उसकी बहन अबला देवी थी, उसकी शादी राजा मान सिंह के साथ में करवा दी, विवाह करवा दिया। अबला देवी की शादी किसके साथ में हुई थी? राजा मान सिंह के साथ में हुई थी। जैसे ही बंगाल के वो सूबेदार थे, 1605 ईस्वी में बादशाह अकबर ने, अकबर साहब का एक दिन बुलावा आया, आदेश आया, मान सिंह को कहा तुम दरबार में उपस्थित हो। पहले तो मान सिंह को डर लगा, पता नहीं बादशाह अकबर हमें क्या कहेंगे। बादशाह अकबर उनकी विजयों से इतने प्रसन्न हुए कि प्रसन्न होते ही उन्होंने बंगाल विजय के बाद में राजा मान सिंह को 7000 की मनसबदारी दी। ध्यान रखना, किस विजय के उपलक्ष्य में बादशाह अकबर ने राजा मान सिंह को 7000 की मनसबदारी से नवाजा गया था? वो बंगाल विजय के उपलक्ष्य में 7000 की मनसबदारी बंगाल विजय के उपलक्ष्य में उनको दी गई थी। कितने? 7000 की मनसबदारी। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1605 ईस्वी की बात है। चलिएगा, अगला बिंदु है मान सिंह। यहां तक तो अकबर ने अपनी भूमिका निभाई। 1606 ईस्वी में अकबर भगवान को, अल्लाह को प्यारे हो गए और इतिहास में अपने नाम छोड़कर चले गए। चलिएगा, बंगाल की सूबेदारी। राजा मान सिंह 1594 में बंगाल का सूबेदार के पद पर रहे। उस समय वहां के शासक ईसा खां सुलेमान खां को पराजित कर इनके विद्रोह का दमन कर दिया। वहां के शासक लक्ष्मी नारायण को पराजित कर मुगलों की अधीनता स्वीकार कराई और उसकी बहन अबला देवी की शादी राजा मान सिंह से साथ में करवा दी। उसी समय 1605 में बादशाह अकबर ने बंगाल विजय के उपलक्ष्य में राजा मान सिंह को 7000 की मनसबदारी से नवाजा गया था, वो ध्यान रखना। और बिहार विजय के उपलक्ष्य में उनको 5000 की मनसबदारी दी गई थी। उस समय 1589 में उसके पिता भगवंत दास जी की मौत हो गई थी। चलिएगा, हम अगले बिंदु की ओर आपसे बढ़ते हैं। अगला बिंदु है जहांगीर और मान सिंह के साथ में कैसी दोस्ती थी? जहांगीर व मान सिंह 1605 ईस्वी में बादशाह अकबर की मौत हो गई। 1605 ईस्वी में फिर नए शासक बनते हैं जहांगीर, जिसके बचपन का नाम था सलीम। सलीम की गली, अनारकली सलीम की गली, यानी डिस्को छली वाला वो गाना सुना है कि अनारकली का मकबरा कहाँ है? लाहौर में है। ध्यान रखियो। तो ये जहांगीर
उसके बचपन का नाम था सलीम। क्या नाम था, ये ध्यान रखिएगा, सलीम उसके बचपन का नाम था। जहांगीर के समय में मानसिंह है वो उस समय बंगाल के सूबेदार थे। कहाँ के सूबेदार थे, बंगाल के सूबेदार थे, थोड़े समय तक रहे। एक दिन हम बात है उसके टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो 1605 ईस्वी में, 1605 ईस्वी के अंतर्गत जहांगीर ने मानसिंह को बुलाया और 1609 ईस्वी में उसको दक्षिण भारत का सूबेदार बनाया। दक्षिण भारत का सूबेदार बनाया। यही दक्षिण भारत उनके लिए बहुत महंगी पड़ती है। राजा मानसिंह को 1609 ईस्वी में जहांगीर, बादशाह जहांगीर ने उसको दक्षिण भारत का सूबेदार बनाया था और इसी दक्षिण भारत के सूबेदार की पद पर रहते हुए 1614 ईस्वी को 6 जुलाई 1616 ईस्वी को एलिसपुर महाराष्ट्र के अंतर्गत उनकी मृत्यु हो जाती है। ध्यान रखना कि राजा मानसिंह की मृत्यु कब हुई थी, 1614 ईस्वी में दक्षिण भारत के एलिसपुर नामक स्थान पे हुई थी। उनकी जो सत्री की बात करें तो उनकी सत्री हाड़ीपुर के अंतर्गत है। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा मानसिंह की सत्री कहाँ पर है तो ये ध्यान रखना है, एलिसपुर के अंतर्गत उसकी मौत हो गई थी राजा मानसिंह की। 6 जुलाई का टाइम पीरियड था भाई। 6 जुलाई 1614 ईस्वी में राजा मानसिंह हमें छोड़कर चले गए। मानसिंह ने अपने जीवन काल के अंतर्गत कहीं मंदिर बनाए थे, कहीं मस्जिद बनाई थी, कई प्रकार के उनके साहित्यों की रचना भी की थी। स्वयं साहित्यकार था, अच्छा विद्वान था, विद्वानों का आश्रय दाता था। कई विद्वान उसके दरबार में विराजते थे, दरबार की शोभा बढ़ाते थे। यहाँ कर बात करें तो हम कुछ उनकी बात करें तो जैसे उन्होंने उनके समय मान प्रकाश ग्रंथ लिखा गया, मान यानी प्रयाग प्रस्तुति मुक्तावली भी उस समय लिखी गई थी। राग संध्रोदाय लिखी, राग मंजरी नामक ग्रंथ भी उसके शासन काल के अंतर्गत राजा मानसिंह के समय। राजा मानसिंह एक ऐसा शासक था जिसने जयपुर के अंतर्गत एक नई कला लेकर आया था जिसका नाम है ब्लू पॉटरी और उसे मीनाकारी के नाम से भी जाना जाता है। राजा मानसिंह की अगर बात करें तो राजा मानसिंह कछवा वंश से थे। उनकी जो कुल देवी थी जिसका नाम था जमुआई माता, ध्यान रखिए, जमुआई माता कछवा वंश की कुल देवी है। ध्यान रखना, ये कंपटीशन एग्जाम में कई बार आता है। कछवा वंश की कुल देवी कौन सी है, जमुआई माता। अगर उनके इष्ट देवी की बात करें तो इष्ट देवी है वो शीला देवी, और इस शीला देवी ये उनकी इष्ट देवी हुआ करती थी कछवा वंश में। देखो, आज हमने राजा मानसिंह के बारे में अध्ययन किया है। अगले वीडियो के अंतर्गत मैं आपका बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आऊंगा जो बीए तृतीय वर्ष में अपनी अहम भूमिका तो अदा करेगा, साथ में कंपटीशन एग्जाम में भी अपनी भूमिका जरूर अदा करेगा। चलिए, आप अपने रास्ते खुद सुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता है। धन्यवाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगले वीडियो का आप इंतजार कीजिएगा। यह एनपी सिंह आपका बड़ा भाई जरूर आपका सहयोग में खड़ा रहेगा। धन्यवाद। ओके।